प्रिय छात्रों, आप सबके समक्ष में महत्वपूर्ण टॉपिक छंद के विषय में आपका पढ़ाएंगे, जिसमें आपको ध्यानपूर्वक सुनते रहना। कोई भी आपकी बात समझ में ना आए तो आप पूछते रहना। अब आगे आप लोग ध्यान देंगे कि छंद शब्द जो आपका छंद शब्द जो आपका छम प्लस दा दो शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से मिलकर बना है? छम प्लस दा। छम का शाब्दिक अर्थ है समुचित, समुचित आकार, समुचित आकार। और दा का अर्थ है शाब्दिक आपका, ध्यान देंगे, दा से तात्पर्य है देने वाला, देने वाला। दा का शाब्दिक अर्थ है देने वाला। तो छम प्लस दा, छंद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। छम प्लस दा, छम का शाब्दिक अर्थ है समुचित आकार और दा का शाब्दिक अर्थ है देने वाला। तो आपका वह रचना जो किसी भी आपका कविता या काव्य को समुचित आकार प्रदान करे, जो रचना किसी कविता या काव्य को समुचित आकार प्रदान करे, वही रचना आपकी क्या कहलाएगी? छंद कहलाएगी। अब छंद शब्द से संबंधित आप कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान देंगे कि छंद शब्द संस्कृत की छद, कहीं कहीं पर आपका छद मिलेगा और कहीं कहीं पर आपका छिद मिलेगा। तो ध्यान देंगे, ज्यादातर आपका ये छद शब्द मिलेगा। छंद शब्द संस्कृत की छद या छिद धातु से बना है। किस धातु से बना है? छिद या छद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है बांधना, बांधना या आवरणबद्ध करना, आवरणबद्ध करना। आप ध्यान देंगे, इसी को आप बांधना या आवरणबद्ध करना या घेरना या प्रसन्न करना, अपने अर्थों में आप प्रसन्न करना भी आप मानेंगे। तो बांधना, आवरणबद्ध करना, घेरना या आच्छादित करना या प्रसन्न करना, बहुत सारे आपके अर्थ निकलेंगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आप ध्यान देंगे कि जो परिभाषा छंद की आपकी दी गई है, छादनाद, छादनाद इति छंदस्य, छंदस्य, ये आपकी परिभाषा आचार्य पिंगल मुनि, आचार्य पिंगल मुनि, और इनके ग्रंथ का नाम है छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र, छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र। अब आप लोगों को ध्यान देना है कि ये परिभाषा छादनाद इति छंदस्य, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि वह रचना जो किसी भी कविता या काव्य को आच्छादित करे या बांधे, छंद कहलाती है। वह रचना जो किसी कविता या काव्य को आच्छादित करे या बांधे, छंद कहलाती है। अब छंद से संबंधित ध्यान देंगे कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता, कैसे प्रणेता भाई? आदि प्रणेता, आदि प्रवर्तक। तो ध्यान देंगे, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता या प्रवर्तक आचार्य पिंगल मुनि को माना जाता है। अब आगे आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि छंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद में आप किया गया, ऋग्वेद में किया गया। तो ध्यान देंगे, छंद शब्द का प्रयोग पूछा जाता सर्वप्रथम कहां पर आपको किया गया? ऑप्शन में वेद मिले तो वेद सही होगा, और सबसे प्राचीनतम अगर वेद ना मिले तो आपका चारों भेद मिले अगर वेद के, तो कौन सा होगा? आपका ऋग्वेद होगा। अब आप लोग ध्यान देंगे, यहीं पर वेद के अंतर्गत आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे
वेदांगों के विषय में सुना होगा। वेदांग, वेदांगों के आ की संख्या होती है 6। कितनी मानी गई है? वेदांगों की संख्या 6 मानी गई। वेद रूपी पुरुष के शरीर के 6 अंग, हाथ, पैर, नासिका, मुख, कान, ये आपके 6 अंग माने गए। तो अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर वेदांगों के अंतर्गत छंद को क्या माना गया है? वेद रूपी पुरुष का पैर माना गया है। वेदस्य, वेदस्य पादम छंदा, छंदा। तो वेद रूपी पुरुष के शरीर से आपका यहाँ पर ध्यान देंगे, छंद को आपका पैर माना गया। क्या माना गया? पैर। जैसे वेदांग के अंतर्गत मुख के रूप में व्याकरण को माना गया है और आपका नेत्र के रूप में ज्योतिष को माना गया है, इसी प्रकार से अलग अलग अंगों में वेद रूपी पुरुष के शरीर का आपका एक पैर या पाद के रूप में किसे माना गया? छंद को। वेदांगों के अंतर्गत आपका पैर के रूप में माना गया किसे? आगे हम आप लोगों को छंद के अंग या अवयवों के विषय में आपको बताएंगे। छंद के अंग या अवयवों की संख्या कितनी होती है भाई? 7। छंद के अंग या अवयवों की संख्या कितनी होती? 7। क्रम से सबका नाम लिखेंगे। सबसे पहला आपका होगा वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर। अब दूसरा अंग आपका है मात्रा, मात्रा। तीसरा महत्वपूर्ण आपका अंग है यति, यति को ही आप कहा जाता विराम। आप ध्यान देंगे, चौथा महत्वपूर्ण आपका अंग है गति। गति का दूसरा नाम लय भी है, लय। पांचवा महत्वपूर्ण अंग है गति। पांचवा महत्वपूर्ण आपका अंग है, ध्यान देंगे, गति के बाद आपको होगा तुक। तुक को ही कहा जाता है वर्ण मैत्री, वर्ण मैत्री के नाम से जाना जाता है। अब आप 6 नंबर पर बढ़ेंगे, जिसका नाम आपको होगा पद, चरण या पंक्ति, या पंक्ति। अब आगे 7वां महत्वपूर्ण अंग है गण। अब एक एक अंगों के विषय में विस्तृत आप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका आएगा वर्ण या अक्षर। तो वर्ण या अक्षर से तात्पर्य है कि भाषा की सबसे छोटी लघुतम अविभाज्य इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है मात्रा। किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी होगी ह्रस्व मात्रा, इसी आपका ह्रस्व मात्रा को कहा जाता है आपका लघु मात्रा। अब ये आपके अंग्रेजी के पूर्ण विराम आपके हिंदी में पूर्ण विराम जैसे लगेगी, और दूसरी आपकी है गुरु या दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा। ये आपकी अंग्रेजी के यस के आकार की लगती है। इसे आपका 2 गिना जाएगा और इसे आपका 1 गिना जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि मात्रा के बाद तीसरा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यति या विराम। यति या विराम से तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आपका बना था कि यति से संबंधित कि छंद पढ़ते समय निश्चित विराम या ठहराव को यति कहा जाता। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा के अंतर्गत पहला दोहा है सिर गुरु चरण सरोज रज। रज के पास छोटा सा आपका कामा लगेगा, इसी कामा को आप कहेंगे अल्प विराम या यति। अल्प विराम ये आपका इसी को कामा अंग्रेजी भाषा में बोला जाता, और आपका छंद के अंतर्गत इसे यति या विराम के नाम से जाना जाता। जहां पर आप सांस लेने के लिए 1 सेकंड के लिए आपका वक्ता रुकता है या विराम लेता है, वही स्थान आपका यति या विराम कहलाता है। अब आगे ध्यान देंगे, चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक है गति।
गति से आपका तात्पर्य है लय, प्रवाह या फ्लो। छंद जिस गति या लय या प्रवाह के साथ पढ़ा जाता है उसे गति कहा जाता है। इसी की परिभाषा अपने शब्दों में कह सकते हैं, छंद की निश्चित धारावाहिकता को गति कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, तुक के अंतर्गत आपका कि तुक वर्ण मैत्री, छंद के अंत में समान ध्वनियों को तुक कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में आप लोगों ने रैमिंग वर्ड पढ़ा होगा, सून है, मून है, लाइट है, नाइट है। वैसे ही आप हिंदी भाषा में पढ़ेंगे, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पानी और रानी में आपको जो समानता मिलेगी, यही समानता आपकी तुक है। ध्यान देंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सागर और उजागर के बीच आप किस वर्णों या अक्षरों की मात्राओं की समानता ही क्या कहलाएगी? तुक कहलाएगी। आगे बढ़ेंगे, छठा महत्वपूर्ण आपका है पद, चरण या पंक्ति। छंद के प्रत्येक चतुर्थांश को, छंद के प्रत्येक चतुर्थांश को 1/4, छंद के प्रत्येक चतुर्थांश या चौथाई भाग को पद, चरण, पंक्ति या एक लाइन के नाम से जाना जाएगा। जैसे हम कहें आपसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक पंक्ति, एक पद, एक चरण है, ऐसे ही 4 आपकी पंक्तियां और पद या चरण मिलकर के छंद का निर्माण करेंगे। आगे बढ़ेंगे गण के अंतर्गत कि गण आपकी जो परिभाषा है, किसी भी छंद के अंतर्गत 3 अक्षरों के समूह को गण के नाम से जाना जाता है। 3 अक्षरों से युक्त रचना, 3 अक्षरों से युक्त रचना गण कहलाती है। अब आगे बढ़ेंगे, गणों की संख्या कितनी? छंद के अंग या अवयवों के अंतर्गत 7वें अंग गणों की संख्या 8 होती है। आगे बढ़ेंगे, गण से संबंधित एक आपका सूत्र है दशाक्षर सूत्र। कौन सा सूत्र भाई? दशाक्षर सूत्र। दशाक्षर सूत्र का संबंध है रस से, छंद से, अलंकार से, संधि से। आगे बढ़ेंगे, इस दशाक्षर सूत्र या आपका इस सूत्र के अंतर्गत 10 अक्षर आपके मिलेंगे। तो ध्यान देना, या, माता, राज, भान, सलगा, भान, सलगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और 10वां। अब वन संख्या से लेकर के 8 तक आपके गण हैं। गणों की संख्या कितनी है? 8। अब यहां पर एक एक करके बढ़ेंगे, ध्यान देंगे। पहला गण आपका है या से या गण, दूसरा आपका बनेगा मा गण, तीसरा आपका बनेगा ता गा। ध्यान देंगे, यहां पर वर्ण या अक्षर को लेंगे, उस पर लगी मात्रा को नहीं लिया जाएगा। अब आगे चौथा गण आपका कौन सा होगा? रा गा ड़ा। पांचवा गण आपका होगा जा गा ड़ा। छठा गण आपका कौन सा होगा? भा गा ड़ा। सातवां गण होगा ना गा ड़ा और 8वां गण होगा सा गा ड़ा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, सा गा ड़ा। अब ये 8 गण होंगे, बाकी 2 शेष अक्षर है उनसे संबंधित आपको ध्यान देना है कि लिखेंगे। जैसे आपका ला का अर्थ होगा लघु मात्रा, लघु मात्रा। लघु मात्रा से तात्पर्य आपका है पूर्ण विराम से। और यहाँ गा का अर्थ होगा गुरु मात्रा, गुरु मात्रा। गुरु मात्रा अंग्रेजी की एस के आकार की लगेगी। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती नहीं करेंगे, या से लेकर के सा तक आपके गण माने जाएंगे। आगे आपको नहीं बना लेना कि ला से लगड़ बना ले और गा से गगड़ बना ले। ला का अर्थ होगा लघु मात्रा और गा का अर्थ होगा गुरु मात्रा। इस प्रकार से ये दशाक्षर सूत्र की संपूर्ण व्याख्या होगी, जिनमें से 8 आपके गण होंगे और 2 आपके होंगे ला का अर्थ लघु मात्रा और गा का अर्थ गुरु मात्रा। अब आगे आप लोग बढ़ेंगे,
छंद के अंतर्गत मात्रा लगाने के नियम, मात्रा लगाने के नियम। अब यहां पर ध्यान देंगे कि मात्रा लगाने के नियम, सबसे पहले आप लोगों को पहला पॉइंट समझना है कि स्वरों के अंतर्गत आ से लेकर आहा तक, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आहा। आ से लेकर के आहा तक जितने स्वर होंगे इनमें मात्रा लगाते समय विशेष ध्यान देना कि आप जिन हास्य स्वरों को गोले के अंदर आकर रखा गया इनको सदैव लघु माना जाएगा। क्या माना जाएगा? लघु मात्रा माना जाएगा। इन्हें हास्य स्वर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर सिंगल मात्रा आपकी लगेगी, ये सिंगल लगेगी, फिर आपका लघु और ये लघु लगेगी। ठीक, अब इसके बाद शेष जितने आपके होंगे सब में दीर्घ मात्रा। शेष सभी स्वरों में कितनी मात्राएं आपकी लगेंगी? दीर्घ मात्राएं लगेंगी। तो 4 स्वरों को छोड़ करके शेष जितने आपके स्वर बचे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शेष 9 स्वरों को आपका 4 स्वर आपके लघु माने गए। क्या माने गए? और शेष 9 स्वर आपके माने गए दीर्घ। अब मात्रा लगाते समय ये महत्वपूर्ण पॉइंट सबके दिमाग में होना चाहिए, नहीं अगर ये आपकी जानकारी नहीं तो मात्रा लगाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ध्यान देंगे, दूसरे स्टेप में आप बढ़ेंगे छंद के मात्रा लगाने के नियम। नियमों के अंतर्गत पहला नियम, ये नियम पहला नहीं है, स्वरों में मात्रा लगाना आपको सीखना। पहला नियम आप लिखेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम, इस नियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप जानने का प्रयास करेंगे कि अर्धचंद बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु को सदैव लघु माना जाता है। सदैव लघु माना जाता है, लघु माना जाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कोई भी उदाहरण मिले जहाँ पर अर्धचंद्र बिंदु लगी मिले, जैसे हंसी शब्द आपका लिख करके आ जाए, यहाँ पर हा पर अर्धचंद्र बिंदु है, इसे लघु मानेंगे और सा पर बड़ी ई की मात्रा आपको पहले बता चुके हैं दीर्घ माना जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे आंख शब्द लिख करके आ जाए, आंख, तो यहाँ पर मात्रा लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर दीर्घ मात्रा अर्धचंद्र बिंदु की ना होकर बड़े आ दीर्घ के कारण लगाई गई। बाकी आपके शब्द जैसे लिख करके आ जाए बरनऊ, बरनऊ शब्द में मात्रा लगाएंगे तो आपका सभी लघु मात्राएं होंगी। ठीक, अब आप मात्रा लगाने के अंतर्गत पहला नियम समाप्त हुआ। दूसरा नियम आपको ध्यान देना है, दूसरा नियम मात्रा लगाने का आपका लिखेंगे द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम के अंतर्गत आपको ध्यान देना है यदि पूर्ण अक्षर के बाद, यदि पूर्ण अक्षर के बाद, अक्षर के बाद, यदि पूर्ण अक्षर के बाद आधा अक्षर आए तो, आधा अक्षर आए तो, आधा अक्षर आए तो, आए तो पूर्ण अक्षर को दीर्घ मान लिया जाता है। पूर्ण अक्षर को दीर्घ मान लिया जाता है। पूर्ण अक्षर को दीर्घ मान लिया जाता है। दीर्घ मान लिया जाता है, जाता है। अब आगे आप लोग बढ़ेंगे एग्जाम्पल की तरफ कि जैसे सत्य शब्द लिख करके आ जाए, सत्य, तो सत्य में मात्रा लगाते समय ध्यान देना है
कि दीर्घ और लघु इस आधे अक्षर का पूर्ण अक्षर में दीर्घ मान लिया जाएगा। ध्यान रहे जब आधे अक्षर डबल मिल जाए तब आपको कहीं पर गलती नहीं करना। जैसे शब्द उज्ज्वल लिख करके आ जाए तो उज्ज्वल में मात्रा लगाते समय दीर्घ लघु लघु ही रहेगा। अब एक बात और भी आपका ध्यान देने योग्य है कि ध्यान देंगे कि जब शुरुआत में कोई आधा अक्षर आ जाए तो उसकी कोई मात्रा गिनी नहीं जाएगी। यदि पूर्ण अक्षर के बाद आधा अक्षर मिले तो पूर्ण अक्षर को दीर्घ मानेंगे। यदि पूर्ण अक्षर के बाद आधे अक्षर डबल मिले तब भी उसी को दीर्घ मानेंगे। जब शुरुआत में कोई आधा अक्षर मिल जाए तो उसकी कोई मात्रा गिनी नहीं जाएगी। अब आपका नियम नंबर 3 आप लिखेंगे तृतीय नियम। तृतीय नियम। अब आपको तृतीय नियम के अंतर्गत ध्यान देना कि सभी संयुक्त व्यंजनों को 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 सदैव दीर्घ माना जाता है। सदैव दीर्घ माना जाता है। दीर्घ माना जाता है। माना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। संयुक्त व्यंजनों के अंतर्गत पहला व्यंजन है जो आपका है छा से छत्री। ये 2 अक्षरों से मिलकर बना है। आधा का प्लस आधा सा। ध्यान देंगे दूसरा अक्षर आपका है त्रि से त्रिशूल। ये 2 अक्षरों से मिलकर बना है। आधा ता प्लस रा। आगे बढ़ेंगे ज्ञा से ज्ञानी। ये 2 अक्षरों से मिलकर बना आधा जा प्लस इया। अब एक अक्षर इसी में आपका ध्यान देंगे श्रा से श्रमिक। 2 अक्षरों से मिलकर बना आधा तालबी सा प्लस रा। तो ध्यान देंगे संयुक्त अक्षरों आपके या संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कहीं पर किया जाएगा तो ध्यान देना। जैसे शब्द लिख करके आ जाए क्षय। क्षय में मात्रा लगाते समय ध्यान देंगे दीर्घ और लघु। छा से छत्री संयुक्त व्यंजन है। ये दीर्घ हो या ना हो इसे आपको सदैव दीर्घ माना जाएगा। अब अगला पॉइंट आपका ध्यान देंगे इसी में क्षय के बाद पुत्र शब्द लिख करके आ जाए तो इसमें आपका लघु और यहाँ पर दीर्घ मानेंगे। बात समझ में आ रही अच्छे से। अब आगे बढ़ेंगे ज्ञा से ज्ञानी जो आपका है यहाँ जैसे आज्ञ शब्द लिख करके आ जाए तो आज्ञ में लघु और दीर्घ मात्रा मानेंगे। लेकिन ध्यान रहे इसी स्थान पर जैसे ज्ञान शब्द लिख करके आ जाए, क्या लिख कर आ जाए, ज्ञान को पहले से ही दीर्घ मान लिया जाएगा क्योंकि पहले से बड़े आ की मात्रा लगी। नहीं, कुछ लोग यहाँ पर गलती करेंगे, सर जी यहाँ पर आपने बताया कि सभी संयुक्त व्यंजन सदैव दीर्घ होते हैं, बड़े आ की मात्रा है इसलिए हम इसमें डबल बना देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर श्रा से जैसे शब्द लिखकर आएगा श्रम, मात्रा दीर्घ और लघु लगाएंगे। अब मात्रा लगाने संबंधी तीनों नियमों के अंतर्गत किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है, किसी प्रकार की कोई समस्या, अब आगे आप लोग कुछ बातें और भी जानने योग्य हैं जिनको यदि जान लेंगे तो कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे आपको पढ़ना है कुछ व्यवहारिक बातें जानना कि जैसे मात्रा लगाते समय हम ध्यान देंगे कि एक आग कर रहा होता है जिसमें साइड वाले आग कर रहा होता ग्रह, इसको सदैव हम लघु मानेंगे। क्या मानेंगे, लघु। जैसे प्रकार है, प्रदेश है, आपका प्रताप है, जिन शब्दों के साइड में रा लगा होगा सदैव लघु माना जाएगा। क्या माना जाएगा, लघु माना जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे इसी स्थान पर दूसरा शब्द आपका मानकर चलेंगे गृह लिख कर आएगा, गृह। गृह शब्द में ध्यान देंगे ये आपका दीर्घ और लघु माना जाएगा। यहाँ पर इसे लिख लेंगे अपवाद।
अपवाद। तो आपका वर्णमाला के अंतर्गत का से लेकर ज्ञा तक जितने आपके व्यंजन होते, उन व्यंजनों में गा आपका ऐसा वर्ण है जिसमें अगर री की मात्रा लगी है सदैव इसे दीर्घ मानेंगे। क्या मानेंगे? दीर्घ मानेंगे। अब आपको ध्यान देना, जैसे गृह है, ग्रहणी है। अगला शब्द अगर मान लीजिए ग्रहणी आ जाए तो ग्रहणी में भी आपका ध्यान देंगे, ग्रहणी शब्द आपका ग्रहणी शब्द जो आपका है यहां पर भी दीर्घ लघु दीर्घ रहेगा। अब यहां पर ध्यान देंगे, जैसे दीर्घ आपका दृग शब्द आ जाए लिख करके तो दीर्घ नहीं माना जाएगा। मृग लिख करके आ जाए तब भी आपका दीर्घ नहीं माना जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, एक शब्द होता है गर्व। गर्व शब्द में मात्रा लगाएंगे दीर्घ लघु, तो इसे आपका रेफ रा कहा जाता है। रेफ वर्ण रा के नाम से जाना जाता है, रा। अब यहाँ पर आधे रा का प्रयोग जहाँ पर भी होगा, गर्व है, पर्व है, सर्व है, जहाँ पर भी आपका ऊपर रा उड़ेगा इसका उसके पहले वाले वर्ण या अक्षर में दीर्घ मान लिया जाएगा। अब आगे आप लोगों को बढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना है कि जैसे शब्द लिख करके आ जाए यद्यपि। यद्यपि आपका शब्द है इसमें तीनों आपके लघु होंगे, तो ध्यान देना ये दा आपका जो है आधा दा प्लस या से मिलकर बना है, किंतु ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन होता तो इन्हें दीर्घ माना जाता, संयुक्त व्यंजन नहीं इसलिए ये दीर्घ नहीं माना जाएगा। अब आगे आप लोगों को बढ़ना, कुछ शब्द आपके जैसे रुचि है। रुचि शब्द को मात्रा लगाएंगे तो आपका लघु रहेगा, रूप शब्द को अलग करेंगे तो आपका दीर्घ और लघु हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, साइड वाला रा उच्चारण के आधार पर मात्रा लगाएंगे। जैसे रुचि को हम रुचि ही पढ़ेंगे तो यहाँ लघु मात्रा होगी, क्या भाई? और यहाँ रूप को हम रूप नहीं पढ़ सकते इसलिए आपका ये दीर्घ मात्रा होगी। तो ध्यान देंगे उच्चारण के आधार पर भी आपका ध्यान देंगे कि कहीं पर भी मात्रा लगाने संबंधित कोई भी आपकी स्थिति बनी हो तो आपका पूछना हो, कुछ आपका जानना हो, इतने आपके 3 नियमों के अंतर्गत ही संपूर्ण छंद में कहीं पर भी मात्रा लगाने में कोई कमी आपकी नहीं रह जाएगी। आगे की क्लास हम आप लोगों को पुनः आपका आगे बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे छंद के प्रकार और आपका छंद के भेद के अंतर्गत, और क्रम से उनके विभेद के अंतर्गत आगे की क्लास आपका कल पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।